हेलो फ्रेंड्स, क्या स्टेंट डालने के बाद पेशेंट को बुखार आ रहा है? आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, सर्जिकल जॉन्डिस, बाइल डक्ट कैंसर और इसमें होने वाले स्टेंटिंग के ऊपर हमने काफी डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर स्टेंटिंग के बाद फीवर आता है तो क्यों आता है और इसका कैसे हम इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेंटिंग जो है दो तरीके से होता है। एक तो ERCP के माध्यम से हो सकता है या PTBD के माध्यम से हो सकता है। पर्पस वही रहता है कि जो ब्लॉकेज है पित्त की नलिकाओं में, जिसकी वजह से पित्त का बहाव रुका है, उसको हमें रिलीज करना है। ये हो सकता है कि सर्जरी से पहले हो या हो सकता है कि बीमारी सर्जरी के लायक नहीं है और कोई दूसरे ट्रीटमेंट के लिए हम प्लान कर रहे हो। जब हम स्टेंट डालते हैं तो इसके बाद थोड़े पेशेंट्स में फीवर आ सकता है। तो ये फीवर क्यों आता है? वैसे देखा जाए तो फीवर कई कारणों से हो सकता है। बॉडी में कई जगह पे सूजन या इन्फेक्शन होता है तो फीवर आ सकता है। बट जब स्टेंटिंग के स्पेसिफिक हम डिस्कस करेंगे ना, तो दो इंपॉर्टेंट रीजन है फीवर आने के। एक तो है कोलेंजाइटिस, दूसरा है पैंक्रेटाइटिस। कोलेंजाइटिस मतलब पित्त की नलिकाओं में सूजन आना, यूजुअली इन्फेक्शन से, और दूसरा है पैंक्रेटाइटिस, तो पैंक्रियास में सूजन आना। ये हो सकता है कि इन्फेक्टिव भी हो या विदाउट इन्फेक्शन भी हो। फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है। जब ERCP और PTBD में दोस्तों हम क्या करते हैं, एक स्टेंट बिठा रहे हैं। वो जो है ना आर्टिफिशियल इम्प्लांट है, और इसको डालने के लिए हम एक तो PTBD में हम लिवर से एक्सेस लेते हैं, लिवर में हम सुई घुसा के उसके थ्रू हम स्टेंट डाल रहे हैं। और ERCP में क्या होता है, हम एंडोस्कोपी के लिए जाते हैं और जहां पे पित्त की नलिका और पैंक्रियास का डक्ट दोनों मिलके इंटेस्टाइन में खुल रहे हैं, हम उसको कट ओपन करते हैं, उसके बाद हम इसमें से नलके डालते हैं। तो क्योंकि ये आर्टिफिशियल इम्प्लांट डाल रहे हैं और इतना हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स को छेड़ रहे हैं, तो सूजन बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। और कई बार ये जो सूजन है अगर हद से ज्यादा हो गया, स्पेशली पैंक्रियास के एरिया में, तो ये पैंक्रेटाइटिस पैदा करता है। ये कई बार सीरियस हो सकता है। तो ये एक तरीका है जिससे पैंक्रेटाइटिस बनता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां पे ये जो ट्यूब हम डाल रहे हैं जो पित्त की नलिका से होकर इंटेस्टाइन तक जा रहा है, और इंटेस्टाइन में डेफिनेटली फूड के साथ बैक्टीरिया भी रहते हैं। दोस्तों, यूजुअली पित्त की नलिका, पैंक्रियास का डक्ट जहां पे इंटेस्टाइन में खुलते हैं, वहां पे एक स्फिंक्टर या वाल्व रहता है। ये वाल्व वन वे वाल्व है। यहाँ पे फूड का जो पदार्थ है, जो फूड आइटम्स है या इंटेस्टाइन के जो पदार्थ है ना, ये पैंक्रियास के डक्ट में या पित्त की नलिका में नहीं घुस सकते। सिर्फ इनका रस इंटेस्टाइन में आ सकता है। बट जब हम ये स्टेंट डालते हैं या उसको हम स्टेंट डालने के लिए ये वाल्व को कट करते हैं, तो क्या हो जाता है, फूड में जो बचे हुए बैक्टीरिया है इनमें आराम से घुस सकते हैं। तो ये जब बैक्टीरिया इधर एंट्री हो जाता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन को पैदा कर सकते हैं। इसकी वजह से भी पैंक्रेटाइटिस होता है। इसकी वजह से भी पित्त की नलिकाओं में सूजन आ सकता है। कई बार ये सूजन पूरा लिवर तक पहुंच सकता है और लिवर में पस के कैविटीज बना सकते हैं, लिवर एब्सेसिस की तरह बना सकता है। तो पित्त के नलिकाओं का सूजन को हम कोलेंजाइटिस बोलते हैं, पैंक्रियास के सूजन को हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। अगर ये इन्फेक्शन फैल के लिवर में पस के कैविटीज बन रहे थे, हम इसको कोलेंजाइटिक एब्सेसिस बोलते हैं। तो ये था कैसे ये होता है, ये प्रोसेस क्या रहता है, तो ये हमें पता कैसे चलता है। तो कई बार देखिए दोस्तों, ये हो भी सकता है कि स्टेंट जो लगा है ये ठीक से काम कर रहा है और फिर भी ये दोनों चीजें हो रही हैं, या हो सकता है कि स्टेंट में ब्लॉकेज आ गया है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो जब फीवर आता है पेशेंट को जिसको स्टेंट किया है, तो हम ये सब ध्यान में रखते हैं और यूजुअली हम शुरुआत करते हैं टेस्टिंग ब्लड से। तो ब्लड में हम देखते हैं WBC काउंट, व्हाइट ब्लड सेल काउंट कितना बड़ा है। इसके साथ देखते हैं कि सीरम अमाइलेज, लाइपेज बढ़े हैं क्या, जो दर्शाता है कि पैंक्रेटाइटिस है। तीसरा चीज है कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं। अगर बिलिरुबिन बढ़ रहा है और घट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि स्टेंट में ब्लॉकेज भी है और कोलेंजाइटिस भी है।
इसके साथ ही साथ डेफिनेटली सब पेशेंट्स में एक सोनोग्राफी लगता है जहां पे हम देखते हैं कि ये स्टेंट फंक्शनिंग है क्या नहीं है। अगर स्टेंट फंक्शनिंग रहेगा तो पित्त की नलिकां कोलैप्स दिखेंगी, उनमें एयर भी दिखेगा। अगर ऐसा नहीं है, पित्त की नलिकां डायलेटेड है, उसमें एयर मिसिंग है, तो इसका मतलब है स्टेंट ब्लॉक है। तो ये सब चीजों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। थोड़े पेशेंट में सीटी स्कैन भी करना पड़ सकता है देखने के लिए कि सच में पैंक्रियास में सूजन कितना है और कितना एक्सटेंसिव सूजन है, क्योंकि सीटी स्कैन में जो पैंक्रियास का सूजन का जो ग्रेडिंग है उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट भी कई बार चेंज करना पड़ सकता है। जो हमें ये फाइंडिंग्स मिलते हैं, जो स्टेंटिंग के बाद जो फीवर हो रहा है और जब हमने इतना टेस्टिंग किया उसके हिसाब से हमें आगे के मेजर्स लेने होते हैं। यूजुअली हमें एंटीबायोटिक शुरू करना रहता है, पेशेंट को सपोर्टिव मेडिकेशंस और केयर देना पड़ता है। अगर स्टेंट ब्लॉक है तो पेशेंट्स में स्टेंट एक्सचेंज भी करना पड़ सकता है। ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टेंटिंग सिर्फ जॉन्डिस कम करने का तरीका है, कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है। तो स्टेंटिंग कैंसर के ट्रीटमेंट तक पहुंचने के लिए हमें मदद कर रहा है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप ये समझिए कि कैंसर का ट्रीटमेंट डिले हो सकता है। तो इसके लिए स्टेंट के रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं तो इनको फटाफट सॉल्व करना रहता है। फीवर भी उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको कैंसर के ऊपर या बाइल डक्ट कैंसर के ऊपर नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी कैंसर के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारे टीम को रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।